आओ मुद्दे पर आओ। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज पर। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं भारत का परिवहन। और भारत का परिवहन में हम शुरू कर रहे हैं, टॉपिक है बंदरगाह से। बंदरगाह अथवा पोत। मार्क कर लो, यहां तक आ रहा? ठीक है, ओके। बंदरगाह पहला टॉपिक ले रहे हैं हम परिवहन का, कि परिवहन में काम करें, ठीक है। क्योंकि हमारे ऊपर लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, तो उन्होंने अपने व्यापार को और भारत से व्यापार संबंधी चीज़ों को अपने देश तक पहुंचाने के लिए सबसे बढ़िया उस साधन बनाया बंदरगाह, ठीक है। और बंदरगाह यहाँ चलते हैं समुद्री जहाज, तो इसके लिए ज़रूरी है कि समुद्र का होना अनिवार्य है, ठीक है। समुद्र तक आना है, तो हम जानते हैं, अगर हम इंडियन मैप को समझते हैं तो इंडियन मैप के अकॉर्डिंग आप मेरे हिसाब से ये बात आप समझते होंगे कि कितना हिस्सा भारतीय मैप का, हाँ, जो जल, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा होगा जहां आपके पोत होंगे। तो मैप तो इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन जैसा बना इससे काम चलाएंगे। और मैं आपसे बात करूंगा भारत के प्रमुख बंदरगाहों की, ठीक है। बंदरगाह बताता चलूंगा आपको, और ये बताऊंगा कि किस बंदरगाह की क्या भूमिका है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बंदरगाह है वो यहाँ है गुजरात में, नाम है कांडला। सुना होगा इसका नाम, कांडला बंदरगाह का नाम सुना, ठीक है। इसका दूसरा नाम है दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। इस बात को आप जान के चलो। पहले क्या था कि स्टार्टिंग में हमारे पास कांडला बंदरगाह नहीं था। जब कांडला बंदरगाह नहीं था तो हम सारा का सारा व्यापार पाकिस्तान से कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ये हमारा हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, जब तक हमारा और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ। तो यहाँ कराची बंदरगाह है पाकिस्तान में, और सारा का सारा भारत से होने वाला यूरोपीय व्यापार सारा का सारा कराची बंदरगाह से हो रहा था। लेकिन हमारा और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, और डिवाइडेशन होने के बाद ये कराची चला गया पाकिस्तान के पास। तो अब हमें यहाँ एक बंदरगाह की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि हम यहाँ से भारत से व्यापार कर सकें। तो उसके लिए हमें रिप्लेसर मिला कराची बंदरगाह का, कांडला। कांडला का वर्तमान नाम है दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। जगह आपको समझ में आ गई हो, गुजरात में है, ठीक है। आगे बढ़े तो इसके बारे में जाने कि यहाँ से क्या क्या निर्यात होता है। तो इस बंदरगाह से कपास, उसके अलावा उर्वरक, उसके अलावा इलेक्ट्रिक सामान, ये निर्यात होता है बड़ी मात्रा में। हाँ, यहाँ से बाहर जाता है, ठीक है। तो ये काम कांडला बंदरगाह करता है, अथवा दीनदयाल आपसे पूछ सकता है, दीनदयाल बंदरगाह या कांडला बंदरगाह। आपसे एक्सेप्टेड सवाल ये पूछेगा कि ये बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है, या तो ये पूछेगा, या उसका बदला हुआ नाम पूछेगा, या उससे निर्यात होने वाली चीज़ों के नाम पूछेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो इसी के जस्ट नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो चले जाएंगे गुजरात के नीचे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में चलेंगे तो महाराष्ट्र में आपका ये सबसे पहला हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। इसका नाम ही, इसका तो नाम मैंने आपको बता दिया, इसका क्या है, कांडला, कांडला या दीनदयाल। इसका नया नाम है दीनदयाल, पुराना नाम जो था वो कांडला बंदरगाह था। अब आ गया मुंबई, मुंबई पोत। मुंबई पोत एक ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है। अगर आपको बता दूं कि बंदरगाह दो टाइप के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। प्राकृतिक वो बंदरगाह है जिन बंदरगाहों को नेचुरली, प्राकृतिक दृष्टि से हमें बढ़ावा मिला है, ठीक है। और कृत्रिम वो है कि हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका निर्माण कर लिया, कंक्रीट अथवा किसी चीज से। बंदरगाह को अगर आप ठीक से समझना चाहे तो ये समुद्र हो गया, ठीक है।
और ये धरातल। नेचुरली जिस क्षेत्र पर आकर आराम से जलयान इसके समतल अथवा समतल स्थान पर आ जाते हैं, आके रुक जाए, तो वो हो जाएगा प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक, एक कृत्रिम हम बना रहे तो क्या हुआ कि समुद्र का तल पानी के बराबर है, जलयान को चाहिए गहराई और वो यहां तक आएगा तो फिर समस्या हो जाएगी कि वो धरातल तक आएगा नहीं, आएगा तो उसकी ऊंचाई इसके साथ मैच नहीं करेगी, सामान उतारने और चढ़ाने में दिक्कत रहेगी। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ कंक्रीट की दीवार खड़ी कर देंगे समुद्र के पास ले जाकर। ठीक है, और ये कंक्रीट की दीवार धरातल के जल के लेवल में आ जाएगी और यहाँ से यहाँ जब आकर खड़ा हो जाएगा आपका जलयान, तो उससे सामान को उतारना चढ़ाना हमारे लिए आसान होगा और धरातल तल तक आना जलयान के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि उसे एक गहराई में जल मिल जाएगा जिसमें उसका चलना आना जाना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो बनाए गए उन्हें कहते हैं कृत्रिम, और जो प्राकृतिक नेचुरल दृष्टि से अच्छे मिल गए हमें उन्हें कहेंगे हम प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा, इसकी विशेषता क्या है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। एक बात होगी इसके बारे में, ये आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, पहली विशेषता होगी इसके बारे में। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसे भारतीय कृषि का द्वार कहते हैं। यहां से कृषि संबंधित बहुत सारे उपागम जो है निर्यात होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल का निर्यात किया जाता है। सबसे बड़ा होने के कारण यहाँ इसके ऊपर सबसे अधिक दबाव रहता है आयात और निर्यात का। जब इसके ऊपर सबसे अधिक दबाव रहा आयात और निर्यात का, तो इसका रिप्लेसर की आवश्यकता पड़ी कि भाई इसका किसी न किसी को मदद की इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए यहां बनाया गया एक कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, दोनों के दोनों, ये भी और ये भी, दोनों महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया ये है नेहरू। ठीक है, इसकी भूमिका क्या है, ये मुंबई पोत का हेल्पर है, मददगार है, उस पर पड़ने वाले ओवरलोड को कम करने के लिए इसको बनाया गया। जो मटेरियल यहाँ से निर्यात होता है वही यहाँ से निर्यात होता है, सेम थिंग है, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं। बस बात यह है कि यहाँ ज़्यादा जोर ना हो और जहाज़ों का ज़्यादा आवागमन या प्रभाव या फिर कुछ अवरोध ना बने माल के आवागमन में, तो उसके लिए नेहरू पोत को बनाया गया महाराष्ट्र में ही। इसकी विशेषता ये है कि ये मुंबई पोत का रिप्लेसर ना कह के इसे अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए प्रयोग करेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। एक्सेप्टेड सवाल आएगा, सबसे एक्सेप्टेड सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, कौन सा बंदरगाह पड़कारा। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं कर्नाटक में। बता दूं इसे, हम पहुंचे कर्नाटक, यहां हो जाएगा न्यू मंगलोर। ये हो जाएगा कर्नाटक और इसके नीचे हो जाएगा कोची, ये हो जाएगा केरल में। बात करते हैं न्यू मंगलोर की। न्यू मंगलोर की एक ही विशेषता है, ये भारत से जापान के लिए लौह अयस्क के व्यापार को संभालता है। ठीक है, भारत से जापान के लिए लौह अयस्क न्यू मंगलोर के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, बात करें कोची की। कोची की विशेषता ये है कि ये भारत से कई प्रकार के निर्यातक के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत से लेकर जाएगा क्या क्या, एक तो लेकर जाएगा उर्वरक, एक लेकर जाएगा क्या आपके लिए इलेक्ट्रिक सामान, उसके साथ साथ और क्या लेकर किस चीज़ का व्यापार करेगा, यहाँ से मसालों का, बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। ठीक है, केरल के लिए। उसके साथ साथ और क्या, इन 3-4 चीज़ों के लिए कोची जो है इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा अगर आप इंपॉर्टेंट बात करोगे तो मसालों की बात करोगे, कोची से होगा मसालों का,
और एक विशेष बात यह है कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये अंग्रेजों के समय का बंदरगाह है। तो ये सारे के सारे अरब सागर के बंदरगाह थे। मैंने अरब सागर के सभी बंदरगाह की आपसे बात कर ली। अब मैं चलूंगा ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, नाम है बंदरगाह का कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, आपको पता चल रहा कोलकाता है तो कहाँ है? बिल्कुल ठीक, ये पश्चिम बंगाल में है। इसकी विशेषता ये है कि ये हुगली नदी तट पर स्थित है। अब जब पश्चिम बंगाल में है तो किस चीज का निर्यात सबसे अधिक कर रहा? किस चीज का? जूट पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है, तो जूट का सबसे अधिक निर्यात कर रहा। उसके अलावा ये पेट्रोलियम का भी निर्यात करता है। दो चीज़ों के लिए निर्यात के लिए फेमस है, पेट्रोलियम और जूट के निर्यात के लिए। इसी का हेल्पर, इसी की मदद के लिए यही पश्चिम बंगाल में एक और बनाया गया, ठीक है, जो इसकी मदद करेगा। नाम है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, हाँ प्राकृतिक है। ठीक है, निचले वाला भी प्राकृतिक है, उसकी मदद के लिए है। पर ध्यान रखना, ये ना सोचना कि एक मदद के लिए जो बनाया गया वो कृत्रिम ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा यार। आगे चलते हैं, यहाँ चलेंगे। यहाँ जाएगा पारादीप बंदरगाह। ठीक है, थोड़े से तिरछे हो गए, जो 20 की चीज़ें हैं मैं मिटा देता हूँ। ध्यान रखना, हुगली नदी के तट पर है, समझने में दिक्कत ना हो। ये तो हो गया हल्दिया, और ये हो गया पारादीप। क्या आ गया? बंगाल के नीचे कौन आ गया? तो उड़ीसा का है ये। ठीक है, पारादीप। पारादीप क्या क्या लेके जा रहा? पारादीप अपने साथ लेके जा रहा है पेट्रोलियम, कोयला। ठीक है, जितना कोयला भारत से निर्यात हो रहा है वो पारादीप से निर्यात हो रहा। ठीक है, उसके साथ साथ ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी निर्यात करता है। इसके नीचे आते हैं, इसके नीचे आएंगे तो आएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ कौन सा आ जाएगा? और आंध्र प्रदेश में है कौन सा? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। उसके साथ साथ ये पेट्रोलियम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल को भी भारत से निर्यात करता है। इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जा। ठीक है, नोट कर लेना, मैं बोल ही रहा, तुम अपने पास बैठ के नोट कर लियो। उसके बाद हम बात करते हैं दो बच गए, चेन्नई और तूतीकोरन। यहाँ पड़ेगा चेन्नई। और ये पड़ जाएगा आपका तूतीकोरन। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिसने भी बोला। ये दोनों ही तमिलनाडु के हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है चिदंबरनार। ये नया नाम है इसका भी फिलहाल। मैंने यहाँ भी आपको नया नाम बताया था, आपको कांडला का दीनदयाल, और यहाँ तूतीकोरन का नया नाम है चिदंबरनार। ये दोनों के दोनों चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरन, थोड़ा बहुत विशाखापत्तनम से भी होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए फेमस है। ये सारा का सारा व्यापार, इनका लगभग 90% व्यापार जो है वो श्रीलंका के साथ होता है। अगर यूएसए के साथ व्यापार देखना है तो पश्चिम बंगाल से यूएसए के साथ जाता है। यहाँ से भी वीकली एक कंटेनर, सप्ताह में एक, यहाँ से भी, सॉरी यहाँ से विशाखापत्तनम से सप्ताह में एक कंटेनर यूएसए जाता है।
यहाँ से इस तरफ चला जाएगा यूएस से, और यहाँ से सबसे अधिक पश्चिम बंगाल से जो यूएसए के साथ व्यापार होता है वो सबसे अधिक व्यापार यही से। ये किसी जीके का सवाल नहीं है कि जाने में कितना टाइम लगे किसी पेपर में नहीं आया तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बताओ, आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछा जाएगा कौन सा बंदरगाह किस प्रदेश में पड़ रहा है, ठीक है, कहाँ है, उससे किस किस चीज़ का आप ट्रेड कर रहे हैं, कौन कौन सा व्यापार आप कर रहे हैं, ये आपसे पूछेगा। ये एक्सेप्टेड सवाल है, बताओ आपको समझने में कोई दिक्कत हुई तो बताओ, फिर इस टॉपिक को खत्म करें, कोई नया टॉपिक लेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये श्यामा प्रसाद, तो मुझे एग्जैक्टली उसका पता नहीं, ना ही मैंने वो कहीं पढ़ा। ठीक है, ये बताओ इनमें कोई डाउट है तो। ठीक है, नया नाम बता रहे हैं, दूसरा नाम बता रहे, बदला हुआ नाम है, नया नाम, नया नाम है। ठीक है, तो मैंने नहीं पढ़ा इस बारे में। पश्चिम क्या चीज, कालीकट बंदरगाह इन्हीं के साथ पढ़ना चाहिए। कहाँ पड़ेगा कालीकट बंदरगाह? हाँ, तो मेरे हिसाब से वो यहीं कहीं पढ़ना चाहिए, कोची को तो आप नहीं कह सकते। ठीक है, पर वो फिलहाल वर्तमान व्यापार के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं, तो उसका जिक्र आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एक यूरोप से प्रथम व्यक्ति आया, तो इसलिए आपने उसका जिक्र कर दिया, यहाँ कालीकट बंदरगाह। ठीक है, आगे बढ़े, खत्म करते बंदरगाह टॉपिक को। यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी को डाउट हो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है भारत में परिवहन, और भारत में मैंने बाहरी परिवहन का एक माध्यम आपसे डिस्कस कर लिया। दूसरा जो भारत का सबसे बड़ा तंत्र माना जाता है परिवहन का आंतरिक दृष्टि से, अब बात कर लेते हैं उसकी, और वो है भारतीय रेल। तो जो अगला परिवहन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा भारतीय रेल। ठीक है, जैसे पोत की बंदरगाह की बात करी थी, वो भी ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था, और भारत में भारतीय रेल भी ब्रिटिश द्वारा ही लाई गई है। भारत में जो प्रथम रेल आई वो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, डिस्टेंस है बच्चों 34 किलोमीटर। जो पहली रेल चली वो ये चली। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय रेल के जोन, अभी तक भारतीय रेल के जोन थे 17, अब जोन हो गए 18। ठीक है, प्रत्येक जोन का एक मुख्यालय है, जोनों के आधार पर अंतिम जो जोन बना उसका मुख्यालय है 18वें का विशाखापत्तनम। ठीक है, अब बात करते हैं रेल को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। पहली बात कर लेते हैं रेल के चलने वाले मार्ग के आधार पर, लाइन के आधार पर, और लाइन के आधार पर रेल को डिवाइड किया गया है 3 मुख्य भागों में। जो रेल की लाइन है, पटरियां है, उसके 3 भाग किए गए। ठीक है, सबसे जो पहला भाग है उसे बोलते हैं नैरो गेज। ये जो 2 पटरियां हैं इनके बीच की चौड़ाई विड्थ के आधार पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, दूसरे को बोला गया है मीटर गेज, और तीसरे को बोला गया है ब्रॉड गेज। प्रारंभ में भारत में सभी ट्रेनें नैरो गेज पे चलती थी। नैरो गेज 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई है 1.762 मीटर, 0.762 मीटर। ठीक है, अभी भारत में जितने भी हिल एरिया है वहां यही ट्रेनें चलती हैं नैरो गेज की। इन 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई जो होती है 0.762 मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद इनमें समस्या क्या आई, बीच की चौड़ाई कम होने के कारण जब ट्रेन अत्यधिक लगेज लेके और अत्यधिक गति के साथ नहीं चल सकती। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि जब ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी तो ट्रेन का नियंत्रण कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जब ट्रेन मोड़ लेगी तब भी इस चौड़ाई के साथ ट्रेन का बैलेंस खराब रहा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात थी कि अत्यधिक माल ले जाने में भी सक्षम नहीं रही, क्योंकि चौड़ाई कम थी तो ट्रेन की चौड़ाई भी कम, और ट्रेन की चौड़ाई कम तो माल वाहन में कम काम करा। तो भारत सरकार ने फिर इसको मीटर गेज बढ़ा दिया। मीटर गेज हिसाब पर चल रहा कि बीच की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है। ट्रेनों को गति ज़्यादा मिली, माल वाहन में ज़्यादा बढ़िया रही। जब इस बात पर ध्यान दिया गया तो सरकार ने फिर एक और प्लान बनाया, और उस प्लान के साथ ब्रॉड गेज लाया गया 1.67 मीटर। इससे ट्रेनों की चौड़ाई, मालवाहक ट्रेनों की चौड़ाई अधिक होगी और उनसे आसानी से काम होना शुरू हो गया और अधिक काम शुरू होना शुरू हो गया। स्पीड बढ़ गई,
अगर किसी घुमाव से होकर ट्रेन गुजर रही तो उसके नियंत्रण में कोई समस्या नहीं आई। इस प्रकार लाइन के आधार पर ट्रेनों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर बात करी थी प्रथम रेल। अगर बात करें कि भारत में चलने वाली पहली, जो पूरी दुनिया में चलने वाली जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो 1925 में चली, 1925 में। और बात करें, ये मैंने बोल दी विद्युत रेल। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? हाँ, अच्छा, प्रथम मेट्रो ये चली कोलकाता में, कोलकाता में चली। ठीक है, अगर बात करें भारत की सबसे लंबी ट्रेन, सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली, ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। और क्या बात कर सकते हैं हम? भारत की सबसे तेज चलने वाली, एक 180 किलोमीटर पर आवर प्लस की स्पीड है इसकी। इसको बोलते हैं ट्रेन 18, ये इसका पुराना नाम है। ठीक है, भारत की सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो है ट्रेन 18। ठीक है, अब ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? भारत की सबसे लंबी ट्रेन तो शेषनाग है, लंबी चलने वाली है भाई। आप आपने वो लेंथ नाप ली जो ट्रेन की लंबाई है, आप कह रहे, मैं कह रहा हूं बिहाफ ऑफ ट्रैक, सबसे लंबे ट्रैक पर चलने वाली, वो सही कह रहा। ये लेंथ के आधार पर है, लेंथ के आधार पर। ठीक है, मैं बात कर रहा था, अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था ये कि बताओ सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है जिसे ट्रेन 18 कहा गया, इसका अब का नाम क्या है? ये ट्रेन 18 इसका पुराना नाम है, इसका अब का नाम है वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, और क्या, अभी आपने देखा कि इस बार जो है रेल बजट को आम बजट के साथ सम्मिलित कर लिया गया। एक्सेप्टेड सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि इस बार का जो रेल बजट है वो रेल बजट अलग से प्रस्तुत न करके सामान्य बजट के साथ प्रस्तुत किया गया है। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, गलत दिखा रखी, अगर दिखा रखी तो गलत है, फिलहाल छोड़ दो, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा, निश्चिंत रहो, तेरी तसल्ली जरूर करी जाएगी। ठीक है, तेरा डाउट तुझे डाउट में बिल्कुल नहीं छोड़ा जाने का, निश्चिंत रहो। ठीक है, बात करते हैं, मैंने भी बताया प्रथम अलग रेलवे बजट, सामान्य बजट से पहली बार रेलवे बजट को कब अलग किया गया? तो 1924 में किया गया। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि भारतीय रेल का प्रथम, स्वतंत्र भारत का लिख लेंगे आप, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे बजट ये किसने प्रस्तुत किया? ये तो पता होगा आपको, जॉन मथाई। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे बजट जो है वो जॉन मथाई ने प्रस्तुत करा। आपसे पूछ सकता है रेलवे का राष्ट्रीयकरण, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। आपसे पूछ सकता है रेलवे बोर्ड का गठन, ये कब हुआ? 1905 में। आपसे पूछ सकता है अंतिम रेलवे राज्य, ऐसा राज्य जहां रेलवे हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के शासन में पहुंची,
वो कौन सा है? मेघालय। मणिपुर, मेघालय, सेवन सिस्टर्स में इधर ट्रेनें नहीं थी, तो इन्हें अभी वर्तमान सरकार की मदद से जो है यहाँ रेलवे पहुंची। ये आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकता है जो मैंने आपको बताए, और आपसे पूछ सकता है बड़ा स्टेशन, भारत का बड़ा स्टेशन कौन सा है? हावड़ा। ठीक है, पता होगा हावड़ा कहाँ पड़ता है? इसके नाम से एक ब्रिज भी है फेमस। कहाँ पड़ता है हावड़ा? कहाँ? कोलकाता में। हाँ, और विसुका, विसुका है ग्रांड टर्मिनल। ग्रांड टर्मिनल ये है यूएसए में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है क्या सबसे लंबा, विसुका सबसे लंबा क्या प्लेटफॉर्म? कहाँ सबसे लंबा प्लेटफॉर्म? पूरे विसुका गोरखपुर ही है, गोरखपुर। आपसे पूछ सकता है भारत का सबसे बड़ा टर्मिनल, सबसे बड़ा टर्मिनल ये है मथुरा में। ठीक है, ये रेल से संबंधित एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछ सकता है। अगर पूछे विश्व का, अगर विश्व का सबसे बड़ा पूछ ले, विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा कहाँ? शिकागो। शिकागो जानते हो कहाँ पड़ता है? कहाँ? हाँ, यूएसए में ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ हमारे देश के एक व्यक्ति ने आध्यात्मिक लेक्चर दिया था जो विश्व प्रसिद्ध रहा। शिकागो में। हाँ, ठीक है, शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था। उस धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने एक अपना लेक्चर दिया था और वो लेक्चर बहुत फेमस रहा। ठीक है, और क्या क्या एक्सेप्टेड सवाल यहाँ से बन सकते हैं? जो जितने एक्सेप्टेड सवाल बनने थे वो मैं आपको बता दिया। एक सवाल यहाँ से आपसे पूछ सकता है, डीजल रेल कारखाना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है भाई? वाराणसी। ये प्रधानमंत्री का क्या है? कर्मभूमि है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है अपना। ठीक है, वाराणसी, यहाँ से वे एमपी का चुनाव जीते थे। ये आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रिक, भारत में इलेक्ट्रिक का कहाँ है? तो डीजल का हो गया, विद्युत रेल कारखाना, यह है चितरंजन में। तो ये मैंने एक्सेप्टेड रेल की आपसे बात कर ली। जो जो सवाल रेल से आने की उम्मीद है उनके बारे में हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, हो सकता है थोड़ी जल्दी रखी हो, पर आप कोई टेंशन नहीं, आप वीडियो से जाकर एक बार फिर देख लेना। एक पेन पेपर लेके बैठना और पॉज करते रहना और मैटर को ख़त्म करते रहना। ठीक है, तो मैंने आज आपसे दो प्रकार के परिवहन के बारे में डिस्कस कर ली। एक मैंने कर ली बंदरगाह की और एक कर ली रेल की। उम्मीद है कि किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो, अब पूछो डाउट। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, एक डाउट विशाल का, उसे अभी खत्म कर देंगे तुरंत ही। ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।